हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निजान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ईएसआई पीएफ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। किसी भी कंपनी के लिए आप इसको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। ईएसआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो आपको तुरंत के तुरंत आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर जो है उसके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। ईपीएफ के लिए हो सकता है कि उसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाए। जो ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से आप जो है किसी भी एंटिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एक चीज का और यहाँ पर पॉइंट आता है, ये जो पोर्टल है ये ऑनलाइन पोर्टल है, ये ईपीएफ का पोर्टल है, लेकिन इसी के थ्रू जो है आप दोनों का एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्लायंस होंगे वो दोनों आप अलग अलग पोर्टल पर जाके करेंगे। जैसे ईपीएफ की जो रिटर्न है वो ईपीएफ के पोर्टल पे होगी और जो ईएसआईसी की रिटर्न है वो सेपरेट होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि दोनों का रजिस्ट्रेशन आप एक साथ कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगने वाली। ये 10 मिनट से ज्यादा का प्रोसेस नहीं है, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको अटैच करने हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी है जो कि यहाँ पर लगाने होंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, पूरा ध्यान से समझेंगे तो इसको आप जल्दी कर पाएंगे। ये वीडियो का ड्यूरेशन जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लगे। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है ईपीएफ का पोर्टल है www.epfindia.gov.in, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन अप पर। अब साइन अप पर सिंपल सा आपको नेम लिखना है। आप यहाँ पर जो है किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का नेम लिख सकते हैं। अगर आप एंटिटी का लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जाएगी इसी पर आपको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। तो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो आपकी एक्टिव है वो रखिएगा। वेरिफिकेशन कोड डालना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और एक यूजर आईडी सेट कर लीजिएगा, यूजर आईडी और एक सिंपल सा पासवर्ड बना लीजिएगा। मोबाइल नंबर भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन के बाद जो प्रोसेस है सिंपल सा है, बस डिटेल्स एंटर करनी है और 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने हैं, वो भी मैं साथ के साथ ही आपको बता दूंगा। तो अभी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद पूरी फ्रेश कैसे आपको प्रोसीड करना है वो बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा, लॉगिन के बाद मेरे सामने जो पोर्टल का व्यू आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ और ईएसआईसी, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोनों को टिक कर लेना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, मतलब आपको कहीं डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि पहले तो एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल हमें एंटर करनी है। फिर उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल एंटर करनी है। आइडेंटिफायर लगाने हैं, मतलब आपके पास जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स, अगर कोई ब्रांच है तो वो लिखनी है। एक्टिविटी लिखनी है, अटैचमेंट्स लगा। अटैचमेंट्स तो मैं आपको बता दूंगा, 2 अटैचमेंट्स यहाँ पर लगने वाली हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो है पहले समझ लीजिएगा एस्टेब्लिशमेंट का नेम कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट का आपको नेम लिखना है वो एज पर पैन लिखना है। लेकिन अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के केस में यहाँ पर जो है फिर भी आपको फर्म का नेम ही लिखना है, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तो उसमें फर्म का नेम आएगा। लेकिन जो कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल होगी उसमें आप अपना नाम लिख दीजिए। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला है कि अगर यहाँ पर आप जो है इंडिविजुअल पर्सन का नेम लिख देंगे खुद का, तो फिर सर्टिफिकेट पर वही प्रिंट होकर आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एस्टेब्लिशमेंट का नेम लिखना है। अब प्रोप्राइटरी फर्म के केस में क्या है कि पैन नंबर पर जो नेम है वो तो इंडिविजुअल पर्सन का होगा, तो उस केस में वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में आपको फर्म का नेम ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको फर्म का नेम लिखना है या एंटिटी का नेम लिखना है। प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी का जो भी नेम है वो यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर एड्रेस लिखना है, जिस भी एड्रेस पर वो कंपनी वर्क करेगी प्रॉपर इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है। फिर उसमें जिस दिन वो सेटअप हुआ है, सेटअप की डेट लिखनी है कि किस दिन आपका जो ये फर्म है ये एग्जिस्टेंस में आई है। फिर उसके बाद यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट का टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप की आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है पैन नंबर लिखने के बाद कि किस टाइप की आपकी एंटिटी है। तो हम यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे जो डिटेल्स हैं वो फैक्ट्री केस में एप्लीकेबल होती है, जरूरी नहीं है। लेकिन ओनरशिप की डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। ओनरशिप का मतलब ये है कि जो आपकी एंटिटी है उसकी कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ ओनर्स उसमें कितने हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें डायरेक्टर्स की डिटेल आप लिख सकते हैं। शेयर होल्डर्स की डिटेल्स यहाँ पर आ सकती है। कहाँ पर वो इशू हुआ है आपको सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का नंबर, इशूड बाई और सिन नंबर, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो है डिटेल्स आएगी। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मोबाइल नंबर है, वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। ये वही वाले हैं जो कि जिसके थ्रू हमने अभी लॉगिन किया था। लेकिन आप ये चाहे तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, एक्टिव होना जरूरी है इनका। फिर उसके बाद नेक्स्ट में प्रोसीड करेंगे तो कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स आएगी।
कॉन्टैक्ट पर्सन में जो है आपको जो आपका प्राइमरी मैनेजर है उसकी डिटेल्स लिखनी है, उनका नेम, एड्रेस, जेंडर, पैन नंबर, डिटेल्स, ये सब चीजें आएंगी। फिर उसके बाद जो है जो प्राइमरी ओनर है उसकी डिटेल्स आएगी। तो अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, तीनों की डिटेल्स आएगी, 4 डायरेक्टर है, 4 की डिटेल्स आएगी। मतलब यहाँ पर जो है आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स एंटर करनी है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक करके आप मल्टीपल एड्स भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पर प्रोसीड करने के बाद यहाँ से आइडेंटिफायर आपको लगाना है। तो आइडेंटिफायर में जैसे कोई भी इनमें से जो लाइसेंस है आपके पास वो आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस हो गया, एनबीएफसी का लाइसेंस हो गया, आरओसी का सर्टिफिकेट हो गया, एमसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हो गया, टॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का तो सब एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर उसकी आईडी डाल दीजिएगा। आईडी डालने के बाद नेम, मतलब वो क्या है, जीएसटी सर्टिफिकेट किस दिन इशू है, अथॉरिटी क्या है, प्लेस क्या है, उसी को मार्क कर दीजिएगा कि हमारा एड्रेस प्रूफ। इस तरह से आप इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये ऐड पर क्लिक करके आपका ऐड हो जाएगा। आप मल्टीपल डालना चाहते हैं तो मल्टीपल भी डाल सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप वॉलंटरी कवर हो रहे हैं या फिर आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई हो चुका है। मतलब ये जो कवरेज की लिमिट है ये 2 तरीके से आप ले सकते हैं। या तो आप वॉलंटरी लेना चाहें तो वॉलंटरी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर गई है, जैसे कि जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 10 की रिक्वायरमेंट होती है ईपीएफ के केस में, और जो वेजेस है, वेजेस की लिमिट यहाँ पर 21,000 या उससे कम रखी गई है। तो किसी भी एक एक्ट में आप कवर हो गए, जरूरी है दूसरे में भी हो, तो दोनों के लिए आपको एप्लीकेबिलिटी अलग अलग चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो चीज एंटर कर दी। अब इसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो आपको डालने हैं। उसमें नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय की, इन वाले एम्प्लॉय में से कितने ऐसे एम्प्लॉय है जो कि एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपको लिखना है कि एग्रीमेंट की डेट। एग्रीमेंट का मतलब है कि जिस दिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज ने एग्री कराया कि अब के बाद से यहाँ पर ईपीएफ की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट डेट अगर मेंशन करी है आपने तो वहां से कि आगे से चलेगा। ये एग्रीमेंट तो आज से हो गया, लेकिन कंप्लायंस आपको आगे से करना है तो आगे की डेट डालेंगे, वरना सेम डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है मल्टीनेशनल है या नहीं है, यस और नो, वो कैटेगरी वाइज अलग करेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कोई इमीडिएट एम्प्लॉयर भी है क्या, उस केस में भी आपको यस और नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो एंटिटी है इसका कोई अदर ओनर भी है, मतलब इसकी ओनरशिप किसी दूसरी कंपनी में है और उसकी सब कंपनी ये वाली है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्या ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कोई ऐसी एक्टिविटी करती है जो कि हजार्डस नेचर की है, तो उसमें आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉइज की डिटेल्स एंटर करनी है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उनमें से टोटल का वेजेज कितना है, और उसमें से जो ऐसे कौन से एम्प्लॉय है जिनका 21 से कम है, ये डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। वो केस टू केस बेस जो है डिफर करेगा। ठीक है, अब उसमें आपको जो है डेट लिखनी है कि किस डेट से वो जो एम्प्लॉय थे वो 10 या फिर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए थे। ये दोनों एक्ट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट लिखें। फिर उसके बाद टोटल वेजेस आ जाएंगे। ये साइड में अगर आप पहले से कवरेज है तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे उसका नंबर अगर आपके पास है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1 डे एज पर लाइसेंस की, उस दिन जिस दिन से आपने अप्लाई किया है उससे पहले कितने थे, और आपकी जो एरिया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। फिर उसमें जो आपका इनकम टैक्स सर्कल है, आप इनकम टैक्स के पैन कार्ड से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, ये तो बेसिक है। फिर बताना है एंटिटी जो है आपकी वो रेंटेड है या ओन्ड है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आगे फर्दर डिटेल्स आएगी। जैसे रेंटेड है तो रेंट की डिटेल डालनी होगी, कब से कब आपका जो रेंट एग्रीमेंट वैलिड है। और जो लैसी की डिटेल्स है, मतलब जो कंपनी के बिहाफ पे या फर्म के बिहाफ पे या एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे जिस पर्सन ने ये रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड एग्जीक्यूट की है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। ठीक है, सारी डिटेल्स ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई ब्रांच है तो ब्रांच की डिटेल्स एंटर होगी। ब्रांच की डिटेल्स पूरी की पूरी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नेम का जो मैनेजर होगा उस ब्रांच का, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आएगी। फिर उसके बाद सेव करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। जरूरी नहीं है मैं ब्रांच कोड डालनी। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर एनआईसी कोड डालना है। एनआईसी कोड पर ऑटोमेटिकली सर्च करने के लिए सबसे बड़े तरीका यहाँ पर क्लिक करें, सर्च एनआईसी कोड पे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, इसमें से आपको ये सेक्शन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली आती जाएगी, आप इसे सेलेक्ट करते रहेंगे। तो सेलेक्ट कोड पर क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो अलग से मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से इस पर क्लिक करेंगे, ये अपना यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, नेचर ऑफ बिजनेस, या आपका जो वर्क है वो किस टाइप का है, और सब कैटेगरी क्या है। ये चीजें सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, प्रोसीड करना है।
फिर यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर काफी सारे सर्टिफिकेट्स जो है, किसी भी टाइप का आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो वो यहाँ पर। तो कंपनी के केस में जो है जो रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वही एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा। कोई वाटर कनेक्शन का बिल है, पोस्ट पेड टेलीफोन एनी कंपनी का बिल है, या पावर कनेक्शन का बिल है, तो यहाँ पर लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट के नेम पर होना चाहिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना, तो डाटा आपका जो है अपलोड हो जाए। ठीक है, इस तरह से वन बाय वन करके यहाँ पर हम डाटा अपलोड करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज आती है कि किस दिन वो सेटअप हुआ है। तो एक डॉक्यूमेंट तो वहां पर लग गया, दूसरा यहाँ पर लगाना है आपको, जैसे बिजनेस कमिटमेंट का सर्टिफिकेट हो गया, फर्स्ट सेल इनवॉइस हो गया, आरबीआई के थ्रू जो लाइसेंस मिलता है वो हो गया, इनकम टैक्स का कोई ऑर्डर हो गया, सेल टैक्स का कोई ऑर्डर हो गया। तो मल्टीपल यहाँ पर कैटेगरी प्रोवाइड की गई है, ऐसा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमाइस वेरीफाई होगा, ये सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करना है, ऑनलाइन इसका अप्रूवल आएगा। लेकिन इसको हम वेरीफाई जो करेंगे वो डीएससी से करेंगे, आधार से, मतलब ई सिग्नेचर होंगे इसमें। तो आधार वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहती है। तो ये तो रहे आपके एड्रेस प्रूफ वाले अटैचमेंट। अब यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट और भी हैं, तो उसके सैंपल फॉर्मेट आपको यहीं से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया सैंपल फॉर्मेट्स। ये सैंपल फॉर्मेट्स हैं, तो मैं आज इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों यहाँ पर अटैच होंगे, एक एग्रीमेंट की कॉपी है, दूसरा सिग्नेचर है, यूनिक सिग्नेचर, वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ठीक है, मैं अभी दोनों आपको ओपन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। उनको फिल करना है और उसको यहाँ पर अपलोड भी करना है। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना रह गया है। यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको वो लगा देंगे, और यहाँ पर जीएसटी वाला लगा दीजिएगा कि आपके पास एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो लगा देंगे। अगर नहीं है तो कोई अदर, जैसे सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट का है, या फिर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन कर सके तो यहाँ पर अटैच कर दीजिए। रोड में अपलोड हो जाएगी फाइल, पीडीएफ फॉर्म में आपको अटैच करने हैं। और ये जो दो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे ये वो वाले डॉक्यूमेंट है, मैं आपको ओपन करके अभी दिखा देता हूँ। तो एक डॉक्यूमेंट तो ये वाला है सिग्नेचर वाला, इसमें नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एड्रेस आएगा, और जितने भी एम्प्लॉयर है सबके साइन होंगे। अगर सिंगल एम्प्लॉयर है सिंगल आएगा, दो हैं जैसे दो यहाँ पर डायरेक्टर हैं तो दोनों की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, तीन है तो तीन की, चार है तो चार की। अगर फर्दर और भी हैं तो इसमें ऐड करके आप नीचे लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एग्रीमेंट वाली चीज है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो रीजनल ऑफिस है वो यहाँ पर लिखना है। ओरिजिनल ऑफिस जो है आपको इसी साइट से मिल जाएगा, या आप गूगल पर भी लिखेंगे तो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है वो। तो यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, डेट लिखनी है, यहाँ पर फर्म का नेम या कंपनी का नेम आएगा। फिर उसमें जो एम्प्लॉयज हैं और जो एम्प्लॉयर हैं वो कितना कितना परसेंटेज एग्री कर रहे हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर वो रेट रेशो आपको लिखना है एज एन एम्प्लॉयर और एज एन एम्प्लॉयज, दोनों के रेशो यहाँ पर एंटर कर देने। वो जो भी एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर कवर्ड हैं उनका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और उनके एम्प्लॉयज की डिटेल्स यहाँ पर वन बाई वन एंटर होगी, और नीचे एम्प्लॉयर के साइन इस पेज पर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। रेट जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो है सब्जेक्ट टू चेंज होते रहते हैं। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर रेट कुछ और हो सकता है, तो इसीलिए जब भी आप ये रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं उस टाइम पर एक बार रेट जरूर चेक करें। यहाँ पर एम्प्लॉयर का सिग्नेचर आएगा, एम्प्लॉय के तो वहां पर हो ही गए हैं, बस इसको स्कैन करना है और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे ये डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको जो एप्लीकेशन है वो आपकी दिखाई देगी, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। और फिर आएगा ई वेरिफिकेशन का। तो ई वेरिफिकेशन तो बिल्कुल आसान है, उसमें आप आधार नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है हो जाएगी। तो ईएसआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब आपको तुरंत मेल पर आ जाएगा, और जो ईपीएफ का है उसके लिए आप एक दो दिन का वेट कर लीजिएगा। जो आपका एस्टेब्लिशमेंट कोड है वो आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर कम्युनिकेट। अगर नहीं होता है तो भी आप सर्च में जाकर, यहाँ पर जो ये वेबसाइट है इसमें यहाँ पर सर्च में जाकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सर्च भी कर सकते हैं, इसी पर फैसिलिटी अवेलेबल है। बस वो जो आपका नंबर होगा वही लॉगिन आईडी बनेगा, पासवर्ड आप सेट कर लेंगे, उसके बाद अपने कंप्लाइंस स्टार्ट कर लीजिए। एक चीज का इसमें और भी चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो कंपनी केस है, तो कंपनी के केस में क्या है कि 8 अक्टूबर से, मतलब 8 अक्टूबर 2020 के बाद से ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आपकी जो कंपनी है वो 8 अक्टूबर 2020 के बाद की है, तो उस केस में आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जब आपने कंपनी रजिस्टर की थी उसमें जो फर्स्ट ईमेल आईडी रही होगी उस पर जाकर एक बार डिटेल चेक कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी डिटेल। वो सभी के लिए मैंडेटरी था तो आपको भी मिला होगा। और फॉरगॉट पासवर्ड करके वो आप दोबारा से अपने क्रेडेंशियल्स को रिसेट कर सकते हैं। कैसे पासवर्ड को रिसेट करना है आपको ईएसआई पर और ईपीएफ पर, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ये चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। और इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस जो हैं इस चैनल पर अपलोडेड है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, गूगल पर सी अपनी चैनल के नाम से चैनल मिल जाएगा, वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट होगा।
इस वीडियो की ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा बड़ी हो, लेकिन यहाँ पर मैंने काफी चीजें आपको समझाई भी है। जब आप खुद से कर रहे होंगे तो आपको उसमें 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने पहले से डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके रख लिए। तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके फिर एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।